हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। द concept of political culture was developed mainly by। concept of political culture किसने डेवलप किया था? ऑप्शन नंबर 1 डेविड ईस्टन, ऑप्शन बी गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वैब्रा, ऑप्शन सी रॉबर्ट डॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी साइमन हेंटिंगटन। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल कल्चर जो है इसको डेवलप किया था गैब्रियल आलमंड एंड सिडनी वैब्रा ने अपनी बुक स्विक कल्चर में, जो कि 1963 में लिखी गई थी। जो कि 1963 में लिखी गई थी और इन्होंने कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल कल्चर किस लिए डेवलप किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कुछ कंट्रीज में क्यों सरवाइव हो रहा है और कुछ कंट्रीज में क्यों फेल हो रहा है, रीजन क्या है इसके सक्सेस या फेलियर का। और 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन दे दिया है, दैट इज कॉग्निटिव ओरिएंटेशन, इफेक्टिव ओरिएंटेशन एंड इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। कॉग्निटिव ओरिएंटेशन मींस नॉलेज एंड अवेयरनेस अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम, लोगों को एक पॉलिटिकल सिस्टम की कितनी नॉलेज है, इसके बारे में कितनी अवेयरनेस है। इफेक्टिव ओरिएंटेशन मतलब वो कितने इमोशनल फीलिंग्स उनको पॉलिटिकल सिस्टम के रिलेटेड कैसी है इनका। थर्ड इज इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन। इवैल्यूएटिव ओरिएंटेशन मतलब लोगों का जजमेंट और ओपिनियन अबाउट द पॉलिटिकल सिस्टम। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Question number 2. The book Swig Culture 1963 compares political culture in book जो स्विग कल्चर है वो पॉलिटिकल कल्चर्स को कंपेयर कर लेता है कितनी कंट्रीज में? ऑप्शन नंबर 1 3 कंट्रीज, ऑप्शन नंबर 2 4 कंट्रीज, ऑप्शन सी 5 कंट्रीज या फिर ऑप्शन नंबर डी 6 कंट्रीज। इसका जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी 5 कंट्रीज। ऑलमंड एंड वेब्रा ने जो कंपेयर कर दिया था 5 कंट्रीज को, ये एनालाइज करने के लिए कि वहां का पॉलिटिकल कल्चर जो कैसा है, वो पैरोर्कियल है, वो सब्जेक्ट है या पार्टिसिपेंट है। पैरोर्कियल मतलब लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है पॉलिटिकल सिस्टम की, उनका पॉलिटिकल सोशलाइजेशन बहुत ही लो है। सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर लोगों को इंफॉर्मेशन तो है लेकिन वो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एंड द थर्ड इज पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, वहां पे लोगों को पूरी वो पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो 5 कंट्रीज के बारे में स्विक कल्चर में इन लोगों ने कंपेयर किया था। वो 5 कंट्रीज कौन थी? यूके, यूएसए, जर्मनी, इटली एंड मैक्सिको। यूएसए में इनको लगा था कि वहां पे स्विक कल्चर जो है वो बैलेंस्ड है और उसकी वजह से डेमोक्रेसी जो थी वहां पे वो बहुत ही स्टेबल थी। और यूएसए में फाइंड आउट हुआ था कि वहां पे पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर है, स्विक है और स्टेबल डेमोक्रेसी जो है वो बहुत ही स्टेबल थी। जर्मनी में ये फाइंड आउट हुआ था कि पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सब्जेक्ट है, लोगों को अवेयरनेस तो है लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और वहां पे स्टेबिलिटी जो है धीरे धीरे डेवलप हो रही है। जबकि इटली में जो पॉलिटिकल कल्चर था बहुत ही फ्रेगमेंटेड था और उसकी वजह से वहां पे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी नहीं थी, वो अनस्टेबल था। मैक्सिको में क्या था? पॉलिटिकल कल्चर जो है वो सब्जेक्ट था और वहां पे और डेमोक्रेसी जो थी वो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी। ऑलमंड एंड वेब्रा ने स्टडी कर दिया था 5 कंट्रीज को, उनको पॉलिटिकल कल्चर अंडरस्टैंड करने के लिए और उसकी वजह से वहां पे डेमोक्रेसी जो है वो स्टेबल है या नहीं। क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलियार्की वाज गिवन बाय। कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलियार्की किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 1 सैटोरी, ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट डॉल, ऑप्शन नंबर सी डेविड ईस्टन या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल डिटच। सो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलियार्की वाज गिवन बाय रॉबर्ट डॉल। पॉलियार्की जो है इसको रॉबर्ट डॉल ने कॉइन कर दिया था अपनी बुक पॉलियार्की पार्टिसिपेशन एंड अपोजिशन जो 1971 में लिखी थी। एंड इसमें डिस्क्राइब कर लेते हैं कि पावर जो होता है वो हमेशा डिवाइडेड होता है अमंग द मल्टीपल एक्टर्स रादर देन कॉन्सेंट्रेटेड इन वन इलीट और डायरेक्ट सिटीजन कंट्रोल। रॉबर्ट डॉल का कॉन्सेप्ट पॉलियार्की के अकॉर्डिंग पावर जो है वो तो डिवाइडेड होता है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। Who is considered the pioneer of the behavioral approach in comparative politics? Comparative politics में जो behavioral approach हो गया उसका pioneer कौन था? ऑप्शन नंबर 1 डेविड ईस्टन, बी गैब्रियल आलमंड, सी एरिस्टोटल या फिर ऑप्शन नंबर डी कार्ल मार्क्स।
गैब्रियल आलमंड जो है उसने इंट्रोड्यूस कर दिया था बिहेवियरल अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, एंड उसने एम्फसाइज कर दिया था एम्पिरिकल रिसर्च, मतलब साइंटिफिक रिसर्च पे, पॉलिटिकल कल्चर पे, एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल इन पॉलिटिकल एनालिसिस। Question number 5. Who developed the concept of political development and political decay? Political development and political decay का concept किसने develop किया? Option number 1 Huntington, option B Easton, option number C Sartori या फिर option number D Laswell। हंटिंगटन ने अपना ऐसे 1965 में लिखता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके, जिसमें इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डिके दे दिया है, जिसमें से इन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट के 3 ट्रेड्स होते हैं। फर्स्ट इज द एडेप्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल कल्चर जो है वो जो लीडर्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, वो चेंजेस को अडेप्ट करते हैं, तो हम बोलेंगे वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो हो रही है। इसका अपोजिट पॉलिटिकल डिके तब हो रहा है अगर वहां पे रिजिडिटी है, मतलब जो लीडर्स होते हैं वो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं करते हैं। सेकेंड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब डाइवर्स इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस अलग अलग है और उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है। अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, अगर कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर सिंपलिसिटी है, सिंपलिसिटी मीन्स कि एक ही पर्सन है वही पर्टिकुलर रोल जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, एक ही इंस्टीट्यूशन है वो बहुत सारे रोल्स परफॉर्म कर लेते हैं, तो हम बताएंगे कि वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं पॉलिटिकल डिके हो रहा है। थर्ड इज ऑटोनॉमी वर्सेस सबऑर्डिनेशन। अगर वहां पे ऑटोनॉमी है मतलब हर एक सिस्टम जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो अलग अलग है, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सिस्टम अलग है, हेल्थ सिस्टम अलग है, तो हम लोग बोलेंगे वहां पे पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रही है। अगर वहां पे सबऑर्डिनेशन है मतलब लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस से कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम बोलेंगे वहां पे पॉलिटिकल डीके हो रहा है। यही हंटिंगटन का कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके था। Next question, traditional approach in comparative politics mainly focused on। comparative politics का जो traditional approach है वो किस पे focus करता है? Option 1 political behavior, Option 2 formal institutions, Option C political culture या फिर Option number D quantitative methods। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो किस पे एम्फसाइज कर लेता है? एट ऑप्शन नंबर बी फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस पे। ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो अप्रोच जो है वो एम्फसाइज कर लेता है कॉन्स्टिट्यूशन पे, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, एंड ये लार्जली डिस्क्रिप्टिव होता है, नॉर्मेटिव होता है। जो सिस्टम होता है एज इट इज उसको डिस्क्राइब कर लेता है। नॉर्मेटिव होता है मतलब इसमें वैल्यूज होते हैं। इट फोकसेस ऑन फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर्स रादर देन एक्चुअल बिहेवियर। की कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट नॉर्मेटिव होता है, वैल्यू बेस्ड होता है, सेकंड डिस्क्रिप्टिव होता है, थर्ड ये फोकस कर लेता है वेस्टर्न डेमोक्रेसीज पे, फोर्थ ये फोकस कर लेता है फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, प्रेशर ग्रुप्स, जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, नॉन फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उस पर कोई एम्फेसाइज नहीं कर लेता है। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दैट वहां पे इट लैक्स द एम्पिरिकल एंड द साइंटिफिक मेथड्स। इसमें कोई एम्पिरिकल एंड साइंटिफिक मेथड नहीं होता है। क्वेश्चन, डिपेंडेंसी थ्योरी इज लिंक्ड विद। डिपेंडेंसी थ्योरी जो किसके साथ लिंक है? ऑप्शन नंबर 1 मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ऑप्शन नंबर बी लिबरलिज्म के साथ एसोसिएटेड है, ऑप्शन नंबर सी अंडर डेवलपमेंट इन ग्लोबल कैपिटलिज्म या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहेवियरलिज्म। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो डिपेंडेंट इसीलिए है क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनका जो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम है वो बहुत ही एक्सप्लॉइटेटिव है। ये 1960s एंड 70s में इमर्ज हो गई थी एज अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको अभी भी डेवलप्ड कंट्रीज या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जो है वो उनको अभी भी एक्सप्लॉइट कर लेता है और उनको क्या बना लेता है? सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बना लेता है और फिर उसके बाद मार्केट ऑफ द फिनिशिंग गुड्स। और इसके मेन स्कॉलर्स मानने वाले एजी फ्रैंक, एमन वेलस्टाइन और रॉल ब्रिपिट।
वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, कोर कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में कोर कंट्रीज जो है वो कैसे कैरेक्टराइज होती है? ऑप्शन नंबर 1, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने कोर कंट्रीज के। वीक स्टेट इंस्टीट्यूशंस, ये वो कंट्रीज होती है जिनकी स्टेट इंस्टीट्यूशंस वीक होता है। ऑप्शन नंबर 2, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एडवांस्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये ऐसी कंट्रीज होती है जहां पे एडवांस लेवल की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो जाती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एडवांस्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अब हम विल्सन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड जो है वो 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक हो गया कोर, उसके बाद हो गया था सेमी पेरिफेरी एंड द पेरिफेरी। जो हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है वो कोर में आ जाएंगे एंड जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वो पेरिफेरी में आ जाएंगे। जो डेवलपिंग वो सेमी पेरिफेरी में आ जाएंगे। अब जो कोर कंट्रीज होगा, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्रीज होती है, ये पेरिफेरी से क्या लेते हैं? चीप लेबर एंड रॉ मटेरियल वहां से ले लेते हैं। उसके बाद इन्हीं चीजों को प्रोडक्ट बनाते हुए इनको मार्केट ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स जो है वो बना देते हैं इन्हीं पेरिफ्रीज को, तो इनको एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। उसके बाद रही सेमी पेरिफ्रीज की बात। सेमी पेरिफ्रीज जो है वो बोथ एक्सप्लॉइटेड होती है और एक्सप्लॉइटर होता है। ये क्या कर लेते हैं? इनको कोर वाली कंट्रीज, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो इनको एक्सप्लॉइट करती है और ये जो सेमी पेरिफ्री वाली कंट्रीज है, ये पेरिफ्री को एक्सप्लॉइट कर लेती है। इनको बना देती है अपना सोर्स फॉर द रॉ मटेरियल एंड द चीप लेबर एंड द मार्केट फॉर द फिनिश्ड गुड्स। आई होप आपको विल्सन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी समझ आ गई होगी। The concept of polarized pluralism is associated with, ये जो polarized pluralism है किसके साथ associated है? ऑप्शन नंबर 1 डाइवर्जन, ऑप्शन नंबर बी सत्तोरी, ऑप्शन सी आलमंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी ईस्टर्न। कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। पोलराइज्ड प्लूरलिज्म जो है, इट्स अ टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम, एक ऐसा टाइप पार्टी सिस्टम है जिसमें बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत सारी होती है। दूसरा पॉइंट, इनमें आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन होता है। मतलब आइडियोलॉजीज जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। एक्सट्रीम लेफ्ट से कोई आइडियोलॉजी है, कोई आइडियोलॉजी एक्सट्रीम राइट से बिलोंग कर लेती है। और दूसरी तीसरी बात ये कि ये एंटी सिस्टम पार्टीज होती है। जो करंट सिस्टम में पार्टीज होती है उनकी एंटी होती है। बहुत सारी पार्टीज होती है, आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन होता है, एंटी पार्टी सिस्टम होती है और इनमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है होती है। एंड द कंसेप्ट वाज डेवलप्ड बाय सरतोरी इन हिज वर्क पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम 1976 में लिखी गई थी। वन पार्टी सिस्टम इज कॉमनली फाउंड इन, वन पार्टी सिस्टम जो है वो कॉमनली कहाँ पे होती है? ऑप्शन नंबर 1 लिबरल डेमोक्रेसीज, ऑप्शन नंबर 2 अथॉरिटेरियन रिजीम, ऑप्शन नंबर सी फेडरल सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी पार्लियामेंट्री सिस्टम। लिबरल डेमोक्रेसीज में पहले ही वहां पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, मल्टीपल पार्टीज होती है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी मल्टीपल पार्टीज होती है। सो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अथॉरिटेरियन रिजीम। अथॉरिटेरियन रिजीम और पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे पावर जो होता है वो कंसंट्रेटेड होता है एक सिंगल लीडर में, या फिर एक इलीट ग्रुप होती है, एक पार्टी होती है। वहां पे कोई पॉलिटिकल कंपटीशन नहीं होता है, वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज जो है नहीं होता है। जॉन न्यून्स के अकॉर्डिंग इनमें अथॉरिटेरियन रिजीम में 4 ट्रेड्स होता है। फर्स्ट इज लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म, मतलब पार्टीज जो होती है उनमें रिस्ट्रिक्शंस होती है। सेकेंड वन इज लिक्टिमेसी वाया इमोशनल अपील, ये लोग लोगों को इमोशनल अपील मतलब इमोशनल फूल बना के अपनी गवर्नमेंट की लिक्टिमेसी जो है वो हासिल कर लेते हैं। एंड द थर्ड वन इज वहां पे मिनिमम मोबिलाइजेशन एंड सप्रेशन ऑफ, मिनिमम मोबिलाइजेशन होती है एंड सप्रेशन ऑफ डिसेंट, जो भी डिसेंट होता है डिसएग्रीमेंट होता है उसको ये सप्रेस कर लेते हैं। और वहां पे सेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है वो होता है। सिविल लिबर्टीज वहां पे नहीं होती है, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ द पावर्स, ये सारे सिस्टम जो है वो कर्टेल होते हैं।
According to David Easton's system theory, which of the following describes the support as an input to the political system? David Easton ने अपनी सिस्टम थ्योरी में इनपुट एंड आउटपुट दे दिया। इनपुट में इन्होंने कुछ सपोर्ट जो है वो दे दिया है एज एन इनपुट, तो आपको बताना है वो सपोर्ट क्या है। ऑप्शन नंबर 1, मटेरियल रिसोर्सेज दैट द स्टेट कलेक्ट्स थ्रू टैक्सेशन। ये वो मटेरियल रिसोर्सेज है जो स्टेट जो है वो कलेक्ट कर लेता है टैक्सेशन के जरिए। ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक पॉलिसी प्रपोजल सबमिटेड बाय इंटरेस्ट ग्रुप्स टू द लेजिस्लेचर। ये कुछ पॉलिसीज होती है जो इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है सबमिट कर लेती है लेजिस्लेचर को। या फिर ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइडेड बाय ब्यूरोक्रेट्स टू पॉलिटिकल लीडर्स। जो टेक्निकल एक्सपर्टीज ब्यूरोक्रेट्स प्रोवाइड कर लेते हैं पॉलिटिकल लीडर्स को। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, ओबीडियंस और एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इट्स अथॉरिटीज। आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। डेविड ईस्टन का जो पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी है, इनके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको एनवायरनमेंट से इनपुट्स आते हैं, और इनपुट्स जो है दो फॉर्म्स में आते हैं। एक तो डिमांड के फॉर्म में आ जाते हैं, एक तो सपोर्ट के फॉर्म में आ जाते हैं। और उसके बाद ये जो अपना आउटपुट प्रोवाइड कर लेता है, आउटपुट जो है वो डिसीजंस के फॉर्म में होती है और एक्शंस के फॉर्म में होती है। और उस सब के प्रोसेस में इसको जो है फीडबैक मिल जाता है एनवायरनमेंट से, और फाइनली ये वापस जो है वो डिमांड्स एंड इनपुट्स जो है फिर से बन जाता है। What is the key characteristic of the multi-party system? Multi-party system का आपको key characteristics बताने हैं। Option number 1, only one party is allowed to exist by law. Law के according सिर्फ एक पार्टी होती है। Option number B, two parties dominate and others never win seats. दो parties होती है जो dominate कर लेती है और बाकी कभी seats नहीं जीतती। ऑप्शन नंबर सी, सेवरल पार्टीज compete and often must form coalition। बहुत सारी पार्टीज जो है वो compete करती है और coalition बना लेती है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, पार्टीज आर banned and candidates run as an independents only। पार्टीज जो है उनको बैन किया जाता है और कैंडिडेट्स जो है वो रन कर लेती है एज इंडिपेंडेंट्स ओनली। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जो है वो कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, टू पार्टीज शेयर इक्वल पावर्स एट ऑल टाइम्स। दो पार्टीज होती है और वो पावर जो है वो इक्वली शेयर करती है। ऑप्शन नंबर बी, नो पॉलिटिकल पार्टीज आर अलाउड एट ऑल। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम में कोई पॉलिटिकल सिस्टम अलाउ ही नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, ओनली वन पार्टी में लीगली एक ही पार्टी एग्जिस्ट कर लेती है। ऑप्शन नंबर डी, ओनली वन पार्टी रिपीटेडली विंस इलेक्शन डिस्पाइट लीगल कंपटीशन। लीगल कंपटीशन के बावजूद भी सिर्फ एक ही पार्टी जो है वह इलेक्शन जीतती है। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम जो एक ऐसा टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम है जहां पे मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज तो एग्जिस्ट कर लेती है और इलेक्शंस जो है वो रेगुलरली हेल्ड भी होती है, बट वन पार्टी जो है वो कंटिन्यूअसली पावर में आ जाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर एग्जांपल, इंडिया में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो भी एक डोमिनेंट पार्टी रही है 1967 तक। 1947 से लेकर 67 तक वो डोमिनेंट पार्टी। बहुत सारी पार्टीज तो एग्जिस्ट कर लेती है लेकिन एक पार्टी जो है वो पावर में रहती है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। और एक एग्जाम्पल चाइना में है। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द वन पार्टी सिस्टम, लेकिन जो चाइना में इसके पी फीचर्स है कि मल्टी पार्टी इलेक्शंस एग्जिस्ट। बहुत सारी पार्टीज जो है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर लेती है। अपोजिशन पार्टीज लीगल होती है। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। लेकिन वन पार्टी जो है वो रिपीटेडली जो है वो विंस मेजॉरिटी। वीक इन फ्रेगमेंटेड अपोजिशन। अपोजिशन जो होती है वो वीक होती है, वो फ्रेगमेंटेड होती है और उसकी वजह से एक पार्टी रिपीटेडली जो है मेजॉरिटी में आ जाती है एंड उसको हम वन पार्टी सिस्टम जो है वो डोमिनेंट वन पार्टी सिस्टम जो कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स प्राइमरली फोकसेस ऑन। अब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में वो किस पे फोकस करता है?
ऑप्शन नंबर 1 पॉलिटिकल कल्चर, ऑप्शन बी फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से इन पे फोकस करता है, ऑप्शन नंबर सी वोटिंग बिहेवियर, लोगों के वोटिंग बिहेवियर पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। Answer is option number B, that is the formal political institutions. Institutional approach जो है वो स्टडी कर लेता है इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लेजिस्लेचर को, एग्जेक्टिव को, जुडिशरी को एंड फॉर्मल लीगल स्ट्रक्चर्स को। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच को हम ट्रेडिशनल अप्रोच भी कहते हैं एंड ये डोमिनेट था बिफोर द बिहेवियर रिवोल्यूशन, और ये फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से उनको स्टडी कर लेता है। Manifesto political socialization refers to option number 1 unintentional learning, option number B informal political discussion, option number C deliberate transmission of political values, या फिर option number D party apathy। इसमें आंसर वही दिया गया ऑप्शन नंबर सी, दैट्स द डेलिब्रेट ट्रांसमिशन ऑफ पॉलिटिकल वैल्यूज। अब हम इसको समझते हैं। मैनिफेस्ट सोशलाइजेशन जो होती है वो इंटेंशनल होती है, जो कि फॉर एग्जांपल स्कूल्स में मिलती है। एक तो मैनिफेस्ट सोशलाइजेशन होती है, दूसरी लेटेंट होती है। लेटेंट जो होती है वो कुछ इंटेंशनल नहीं होती है, वो खुद ब खुद हो ही जाती है। लेकिन मैनिफेस्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जो डेलिब्रेट होती है, जो डायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ द पॉलिटिकल नॉलेज होती है, वैल्यूज होते हैं, बिलीव्स होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं बाय द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जो हमें सिखाए जाते हैं इंटेंशनली, डायरेक्ट ट्रांसमिशन हमारी पॉलिटिकल नॉलेज की जाती है। ये कॉन्शियस एफर्ट होता है सिटीजन्स के पॉलिटिकल ओरिएंटेशन को शेप करने के लिए, सिटीजन्स के वैल्यूज को बिल्ड करने के लिए, एंड द कॉन्सेप्ट इज एसोसिएटेड विद गैब्रियल आर्मेंट एंड डेविड ईस्टन। Structural functional approach is primarily associated with option number 1 Karl Marx, option number B David Easton, option number C Gabriel Arment, या फिर option number D Montesquieu। आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैब्रियल आर्मेंट। गैब्रियल आर्मेंट का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिविल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, और इनके इनपुट फंक्शंस भी होते हैं, आउटपुट फंक्शन भी होता है। इनपुट फंक्शंस में होता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, मतलब वो लोगों की ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पॉलिटिकल सिस्टम, वो एंड इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, इंटरेस्ट एग्रीगेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता है। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन मतलब लोगों के जो भी वे पॉइंट्स होते हैं उनको डिसीजन मेकर्स तक पहुंचा देना, एग्रीगेट उन्हें कर लेना। आउटपुट फंक्शंस होते हैं रूल मेकिंग, रूल बना लेना जो कि लेजिस्लेचर का काम है, रूल एप्लीकेशन उस लॉ को इम्प्लीमेंट कर लेना जो कि एग्जीक्यूटिव का काम है, एंड रूल एडजुडिकेशन जो कि जुडिशरी का काम है। ये 7 फंक्शंस जो है ये इसके स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच के गैब्रियल आर्मेंट के मॉडल के हैं। Which of the following is not a strand of neo-institutionalism? Neo-institutionalism के कुछ स्टैंड्स हैं और इनमें से आपको ये बता रहे कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑप्शन बी रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑप्शन सी सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म, ऑप्शन डी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो कोई स्टैंड नहीं है न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म का। आओ इसको समझते हैं। हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है इसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल आउटकम्स जो है दे आर शेप्ड बाय हिस्टोरिकल पाथ, वो हिस्टोरिकल पाथ की वजह से शेप होते हैं। एंड इसके जो की स्कॉलर्स होते हैं दैट इज थेरा स्कॉल्पल एंड पीटर हॉल। सेकेंड है सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म। सोशियोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारी आइडेंटिटीज को, नॉर्म्स को शेप कर लेते हैं, और इसके की स्कॉलर्स हैं मार्च एंड जॉन पी ऑल्सन। थर्ड इज रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म। रैशनल चॉइस इंस्टीट्यूशनलिज्म के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस ही एक रूल्स ऐसे बना लेते हैं कि जो इंसान को रैशनल एंड सेल्फ इंटरेस्टेड एक्टर्स के लिए रूल्स बना लेते हैं। और इसके की जो स्कॉलर्स आते हैं दैट इज डोगलस नॉर्थ एंड केनेथ शेपलेस। Who defined political development in terms of institutionalization and political order? Option 1 Gabriel Allman, option B Huntington, option C David Easton, option D Carl Dietrich।
तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज हंटिंगटन। हंटिंगटन ने अपनी बुक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 में लिखते हैं और उसमें से पॉलिटिकल डेवलपमेंट को ये लिंक करते हैं विद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड स्टेबिलिटी। According to Lucian Pike, political development involves Lucian Pike के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस चीज को इन्वॉल्व कर लेता है? ऑप्शन नंबर 1 ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को। ऑप्शन बी इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंटेशन। ऑप्शन सी क्लास स्ट्रगल। ऑप्शन डी एलीट सर्कुलेशन। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंटेशन। ल्यूशियन पाई ने एम्फसाइज कर दिया इक्वालिटी, कैपेसिटी एंड डिफरेंटेशन पे। इक्वालिटी मींस लॉ जो है वो इक्वली एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजंस होने चाहिए। कैपेसिटी मींस पॉलिटिकल सिस्टम की कैपेसिटी होनी चाहिए टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज, इम्प्लीमेंट द डिसीजंस, मेंटेन द ऑर्डर। वो कितनी डिमांड जो सोसाइटी से आ रही है वो उसके पास कितनी कैपेसिटी है कि उस डिमांड को प्रोसेस करने का। And the third one is differentiation. Differentiation means specialized political institutions develop कर लेना, मतलब clear separation of legislature, executive and judiciary। हर एक institution का अपना अपना different role जो है वो होना चाहिए। Philosophical approach in comparative politics primarily focuses on the philosophical approach in comparative politics में किस चीज पे फोकस कर लेता है? ऑप्शन 1 empirical data and survey। ऑप्शन बी normative and ethical questions about the state। ऑप्शन सी statistical analysis या ऑप्शन नंबर डी behavioral patterns only। तो philosophical approach किस चीज पे फोकस करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, that is normative and ethical questions about the state such as liberty, equality, इन सब चीजों पे फोकस कर लेता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊं आप मुझे कमेंट सेक्शन में कहेंगे। थैंक यू।